अच्छा बेटा, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्योर मैथ्स वन का पेपर। और प्योर मैथ्स वन में हम लोग अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर करेंगे। पेपर टाइम इज 1 hour 50 minutes। हम पेपर वन वेरिएंट टू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। टोटल मार्क्स इज 75। और द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो बेटा, आपके पास यहाँ पर द डायग्राम शोज द कर्व क्वेश्चन नंबर वन में, और यहाँ पर देखो दे हैव गिवन यू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, और 0 से लेकर 2 पाई तक की यहाँ पर इन्होंने स्केच ड्रॉ करा हुआ है। अब देखो, इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग वेयर ए बी सी आर दी पॉजिटिव कांस्टेंट, स्टेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। कह रहे हैं आप ए बी सी की वैल्यूज निकाल के बता दें। देखो, हमने ये ए बी सी की वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। नहीं है तो एक दफा आप यूट्यूब पे जाकर देख लें, मैंने एक पूरा ग्राफ साइन का अलग से बहुत इजीली बनाकर दिखाया हुआ है, इनके मतलब बताए हुए हैं। तो सी जो होता है ना बेटा, सी इज अगेन, सबसे पहले सी आपको बता रहा हूँ, सी इज द मीन लाइन। ग्राफ इसके ऊपर भी उतना ही होता है जितना नीचे होता है। इट इज द मीन लाइन। तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है? 3। तो अगर मैं उससे कोई पूछे बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सो आई वुड से द वैल्यू ऑफ सी इज 3, राइट। अब देखो, मीन लाइन से टॉप पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं, ये डिस्टेंस है 4, ये डिस्टेंस है 4। टॉप पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट तक के डिस्टेंस को कहते हैं ए, कहते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ए की वैल्यू बेटा हमारे पास 4 हो जाएगी, ठीक है ना। और यहां पर बच गया बी। बी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइकिल्स विद इन 360। तो 0 से लेकर 2 पाई तक इट इज 0 till 360 है। तो हाउ मेनी साइकिल्स आर देयर? तो देखो, एक साइकिल ये आ गई, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल ये आ गई। तो देयर आर 2 साइकिल्स। तो बी की वैल्यू अगर कोई मुझसे पूछेगा तो आई वुड से 2 है, ठीक है ना। देन दे आर सेइंग फाइंड for these values of a, b, and c, determine the number of solution in the interval 0 till 2 pi for each of the following equations. अब देखो, ये a sin bx plus c कह रहा है, आप a b c के लिए ये रखें। और जब मैं 7 - x एक लाइन है, दिस इज द लाइन। कह रहे जब मैं इस लाइन के साथ इस कर्व को, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व है, इसको इंटरसेक्ट करता हूं, तो यू जस्ट हैव टू टेल हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर। आपने ये नहीं बताना कि सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। तो 7 - x एक लाइन है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 7 - x। देखो, लाइन को ड्रॉ करने के लिए जस्ट नीड 2 पॉइंट्स, दैट्स इट। आप x की जगह 0 पुट कर लो, y वैल्यू विल बी 7, तो एक पॉइंट तो आपके पास ये आ गया। अब कोई और x की वैल्यू पुट करो जिसको प्लॉट करना आसान हो, प्लॉट करना आसान हो। और फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर x या y की जगह पुट कर सकते हो, डजेंट मैटर कि आप x की जगह पुट करो, आप y की जगह भी पुट कर सकते हो। जैसे आप यहां पर x की जगह लेट से पाई पुट कर दो, तो जब मैं एक्स पाई पुट करूंगा, तो देखो 7 - पाई विल बी 3.85। तो योर वाई वैल्यू विल बी 3.85, यहां पर कहीं आ जाएगी। तो देखो, ये लाइन ड्रॉ हो रही है आपके पास। तो देखो, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर? 1 2 3 4 5। देयर आर 5 सॉल्यूशंस। तो आपने सिर्फ यहां पर लिखना है 5 सॉल्यूशंस। लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको आइडिया भी हो जाता है तो दैट्स टोटली फाइन। तो लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। फिर ये लाइन है 2 पाई x - 1, अगेन ये भी एक लाइन ही है ना, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1 है यहां पर। तो 2 पाई x - 1, ये आ गया लाइन की क्वेश्चन। अगर यहां पर आप x या 1 पुट करोगे, x y की जगह 0 पुट करोगे, तो आप देखो क्या आंसर, आपने ऐसे वैल्यूज पुट
प्लॉट करनी है जिससे वैल्यूज आप जब रखो तो आपके लिए काम आसान हो जाए, मतलब प्लॉटिंग आसान हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बेटा मैं ग्राफ में y गया 0 पुट कर रहा हूँ, so I'll get the value of x 0 डिवाइड बाय पाई, 2 पाई 0 हो गया, 1 लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई, 1,0 हमारे पास पॉइंट आ गया। अब 1,0 को मुझे प्लॉट करना है, पाई बाई 2 इज 1.5 समथिंग, तो जो आपकी 1 वैल्यू होगी दैट इज बिफोर पाई बाई 2 यहाँ पर। तो 1,0 अगर मैं प्लॉट करने पर आया फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो 1.5 तक है, 1.57 पाई बाई 2, तो 1 वैल्यू विल बी अराउंड एवर हेयर, यहां पर आपके पास 1 होगा, तो मैं यहां पर प्लॉट कर लेता हूं इसे। सिर्फ मुझे आइडिया लेना है, दैट्स इट, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। और मैं अगर y की जगह लेट से मैं y की जगह दूसरी कोई वैल्यू पुट कर देता हूं, या x की जगह कोई वैल्यू पुट कर देता हूं, जैसे मैं y की जगह लेट से 1 पुट कर देता हूं, तो या 2 पुट कर देता हूं, तो ये जगह 2 इज इक्वल्स टू 2 पाई एक्स माइनस 1, 2 to 2 कैंसिल, 1 इधर बच गया, पाई एक्स माइनस 1, 1 डिवाइड बाय पाई प्लस 1 इज 1.31। तो आपके पास पॉइंट आ गया 1.31 कॉमा 2, सो आई एम गोइंग टू प्लॉट 1.31 कॉमा 2, तो 1.31 कॉमा 2 1 इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड हेयर। अब आप देखो, अब आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे, यू विल हैव दिस काइंड ऑफ अ लाइन, ये देखो ये आपके पास लाइन कुछ ये ड्रॉ कराएगी। अभी ग्राफ के साथ कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है सर? इट इज ओनली इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट। अगर आप देख रहे हो ग्राफ के साथ बेटा वो सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो देयर विल बी ओनली वन सॉल्यूशन। तो आप यहां पर लिखोगे, यहां पर बेटा आपके पास सिर्फ एक सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है, ठीक है। देन इन क्वेश्चन नंबर 2 इट सेज कि आपके पास द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज -2 -20, तो एपी की फर्स्ट टर्म है -20, ए वैल्यू है -20, दैट इज योर फर्स्ट टर्म, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5, तो डी की वैल्यू बेटा हमारे पास 5 है। फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, S20 निकालना है, तो n अपॉन 2 2a प्लस n-1d, डी की वैल्यू बेटा हमारे पास 5 है ऑलरेडी। तो देखो सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स का मैंने फॉर्मुला लगा दिया, एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, मैंने सम का फॉर्मुला लगा दिया, 20 डिवाइड बाई 2 10 हो गया, ये हो गया -40, और ये हो गया 19 इंटू 5 विच इज 95, तो -40 प्लस 95 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 10 इट इज गोइंग टू बी 550। तो सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो यहां पर गिवन थी बेटा वो कितना आ रहा है? 550 आ रहा है। देन इन पार्ट 2 दे आर सेइंग इट इज गिवन दैट द सम ऑफ द फर्स्ट 2 के टर्म्स is 10 times the sum of the first k times, यानी sum of the first 2 taken terms is 10 times sum of the k terms, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप दे दिया, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो ऑब्वियसली बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मुला लगाऊंगा, n अपॉन 2, n की k 2 के यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर 2a प्लस n-1d। अब देखो a की वैल्यू -20 है, तो मैं यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय -20, -40 हो जाएगा, प्लस 2k -1 इंटू 5 रख दिया यहां पर, 10 टाइम्स n अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई बाय -a, आपके पास अगेन ये -40 हो जाएगा, और k -1 इंटू 5 ये हमारे पास d की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी। तो मैंने यहां पर बेटा दोनों तरफ सम ऑफ दी फर्स्ट एन टर्म्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मुला अप्लाई कर दिया,
यहां पर भी और यहां पर भी एक रिलेशनशिप था, उसमें आकर रख दिया मैंने। देखो बेटा यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये देखो, 2 1 जा 2 5 10 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये के एज इट इज बचा, -40 जगह 5 टू द 10 के, 5 माइनस मिला -1 -5 हो गया, ये 5 के हो गया, -40 5 मिला के 5 के हो गया, ये -5 हो गया, ठीक है। अब आप यहां पर के को कैंसिल ना करें, जस्ट राइट 10 के -45 और जगह 5 के -45। अब के मतलब है 10 के, इस 10 के स्क्वायर -45 के 25 के स्क्वायर 45 मतलब है 5, इट इज 225, ठीक है ना। अब आप तमाम के वाली टर्म्स को साथ में कर लें, 25 के स्क्वायर -10 के स्क्वायर 225 के प्लस 45 के 15 के स्क्वायर -180 के। तो अब देखो यहां पर अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो के कॉमन लेते हो, 15 के फैक्टराइजेशन करते हो, यू कैन ऑल्सो टेक 15 एज अ कॉमन, ठीक है ना। 15 के कॉमन ले लिया, के -12 हो गया। अगर आप 180 को डिवाइड बाय 15 करोगे, गेट 12। तो आइदर 15 के इज इक्वल टू 0 एंड के -12 इज इक्वल टू 0, राइट। तो देखो बेटा, के की वैल्यू 0 डिवाइड बाय 15, के की वैल्यू 0 आ गई और के की वैल्यू 12 आ गई, बट वी विल नॉट एक्सेप्ट के वैल्यू इज 0 बिकॉज के इज द नंबर ऑफ टर्म्स इज टर्म पोजीशन कह लो, और यू कैन से नंबर ऑफ टर्म्स। तो के की वैल्यू 12 हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा, के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the equation of the curve y equal to 2x square minus 3, the 2 points a and b with the coordinates 2 and 2 plus h respectively lie on the curve. Find and simplify an expression for the gradient of the chord ab in terms of h. तो देखो आपके पास कर्व के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, कर्व के बेटा अगर कर्व के अगर दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हो तो ऑब्वियसली आपके पास एक कॉर्ड बनेगी, कोई सा भी कर्व हो, आई डोंट नो। देखो वैसे तो क्वाड्रेटिक कर्व है ये, लेकिन कोई से भी कर्व में अगर आप दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो आपस में तो बेटा दिस विल मेक अ कॉर्ड। अब ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, ए पॉइंट अगर आप पूरा निकाल लें, y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8, 8 माइनस 3 5। तो अगर मैं बोलूं ए पॉइंट हमारे पास 2,5 आया है, दैट्स टोटली फाइन। इसी तरह अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो बी पॉइंट यहां पर 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस एच का होल स्क्वायर -3। तो बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ये है। तो इसको सिंप्लीफाई करना चाहो सिंप्लीफाई कर लो, 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो आपके पास वाई कोऑर्डिनेट आ गया, बी का वाई कोऑर्डिनेट आ गया। नाउ सिंस यू नीड टू फाइंड आउट ग्रेडियंट ऑफ दिस कॉर्ड, तो बेटा आप ग्रेडियंट किस में निकालोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। अगर आप b का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिख दो, x कोऑर्डिनेट हो गया 2 प्लस h और y कोऑर्डिनेट हो गया 2h स्क्वायर, तो y2 माइनस y1
अपॉन x2 माइनस x1, +5 -5 कैंसिल, +2 -2 कैंसिल, न्यूमरेटर में 2h कॉमन ले लें, h+4 हो जाएगा, डिवाइड बाय h है, h से h कैंसिल, ग्रेडियंट हो जाएगा 2 × h+4। ये आपके पास ग्रेडियंट ऑफ द कॉर्ड निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर कह रहा है एक्सप्लेन हाउ द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट ए कैन बी रिड्यूस फ्रॉम द आंसर टू पार्ट ए एंड स्टेट द वैल्यू ऑफ दिस ग्रेडियंट। एग्जाम्पल के तौर पर देखो यहां पर कर्व बना रहा हूं, स्क्वाड को समझाने के लिए। लेट्स सी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी। आई टोल्ड यू पीपल, जैसे जैसे बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए की तरफ आता जाएगा, जैसे जैसे बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए की तरफ अप्रोच करता जाएगा, जैसे जैसे इन दोनों के एक्स में डिफरेंस कम होता जाएगा, वैसे वैसे बेटा आपके पास जो ग्रेडियंट ऑफ द कॉर्ड होगा दैट विल अप्रोच टू द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट ए। ग्रेडियंट ऑफ कॉर्ड ए बी will be equals to gradient of tangent at A। ये कब होगा? As the value of x approaches from B to A। जैसे जैसे आप B से A की तरफ आते जाओगे, वैसे वैसे बेटा आपके पास ये कॉर्ड बिल्कुल वैसी बनती जाएगी जिस तरह हमारे पास ये टेंजेंट बिल्कुल वैसे ही बनता जाएगा जिस तरह हमारे पास ये कॉर्ड बनती रही है। देखो कॉर्ड और टेंजेंट बिल्कुल सेम बनते जा रहे हैं, देखो एक जैसे बनते जा रहे हैं, दो बोथ आर पैरेलल बनते जा रहे हैं। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि देखो ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 2 और बी कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट है 2 + h। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो है h। देखो 2 और 2 + h के दरमियान डिफरेंस कितना है? h का डिफरेंस है। तो हमने बात पढ़ी थी जैसे ये डिफरेंस, ये जो h है, ये h अप्रोच करेगा जीरो को, वैसे वैसे बेटा ये ग्रेडियंट अप्रोच करेगा ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट को। तो देखो बेटा आपके पास यहां पर आप h की जगह 0 पुट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द टेंजेंट एट a विच इज 8 ओवर हियर। देखो a कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट क्या है 2 और b का कितना है 2 + h। ये x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं मैं। तो जैसे जैसे बेटा ये जो h की वैल्यू है विच इज अ डिफरेंस इन द x कोऑर्डिनेट, जैसे जैसे बेटा ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा, यानी ये a की तरफ अप्रोच कर रहा है फिर पॉइंट, जैसे जैसे ये h 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ऐसे ऐसे बेटा ये b अप्रोच कर रहा होगा a को। तो जो h की वैल्यू 0 रखकर ग्रेडियंट आएगा दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट a निकल कर आएगा। मेरे ख्याल से मैंने इसकी बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे दी इसमें, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मालूम करनी है, इट मींस टर्म विद एक्स पावर 0 आपने मालूम करनी है। तो देखो बेटा यहां पर टर्म का फॉर्मूला होता है NCR a की पावर n - r b की पावर r। n की वैल्यू द पावर, r वैल्यू वी डोंट नो किस कौन सी टर्म x की पावर 0 है, हमें नहीं पता। a की वैल्यू x है, n - r 6 - r, और b की वैल्यू बेटा हमारे पास 3/x² की पावर r हो जाएगी। ठीक है ना? अब हमें x की पावर 0 वाली टर्म चाहिए, तो वी कैन नॉट
राइट नाउ जज के हमारे पास आर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमारे पास एक्स दोनों टर्म्स में मौजूद था। तो वी आर गोइंग टू अप्लाई द इंडिसेस रूल ओवर हियर। ये जाएगा 3 की पावर आर, एक्स की पावर 2 आर हो जाएगा। 6 CR, 3 पावर आर एज इट इज कॉपी, एक्स की पावर 6 माइनस आर माइनस 2 आर एज इट इज कॉपी। 6 CR, 3 की पावर आर यहां पर हो गया, एक्स की पावर 6 माइनस 3 आर हो गया यहां पर। नाउ वी नीड द पावर एक्स पावर 0 हेयर। तो 6 माइनस 3 आर को यू जस्ट गोइंग टू इक्वेट विद 0 टू गेट द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू 2 आ गई, जस्ट पुट आर इक्वल्स टू 2 ओवर हियर। 6C2, 3 की पावर 2, एक्स की पावर 6 माइनस 2 इंटू 2। तो 6C2 इज गोइंग टू बी 15, 9, एक्स पावर 0। तो 15 इंटू 9, 135। तो 135 एक ऐसी टर्म है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, जिसमें एक्स की पावर 0 है। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। अब वो आपसे कह रहा है कि ये दो बाइनोमियल हैं, इसमें एक में पावर 6 है, एक में पावर 4x³ माइनस 5 है। इसकी होल ब्रैकेट पावर नहीं है, इसकी 1 ही है पावर, तो उसको तो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। वो आपसे कह रहा है इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालो, इस पूरे में। तो देखो बेटा, अगेन अगर सिंगल बाइनोमियल में बोलता तो जिस तरह हमने ऊपर काम करा वो हमने निकाल के दिखा दिया, लेकिन इन दोनों में मिलाकर मुझे पूरी एक्सप्रेशन का टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालनी है। तो वो मैं कैसे निकालूंगा? देखो बेटा, वो मैं इस तरह निकालूंगा कि मैं इस एक्सप्रेशन की एक्स पावर -c वाली टर्म, यानी 1/x³ वाली टर्म निकालूंगा, और इस एक्सप्रेशन की एक्स पावर 0 वाली टर्म निकालूंगा। क्यों? क्योंकि जब 4x³ 1/x³ वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, यानी एक्स पावर -3 वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा एट दी एंड हमारे पास एक्स पावर 0 वाली टर्म आएगी। और जब ये 5x पावर 0 वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो एट दी एंड हमारे पास बेटा एक्स पावर 0 वाली टर्म निकल कर आ जाएगी। तो मैं करूंगा क्या? मैं बेटा ये जो हमारे पास बाइनोमियल गिवन है, मैं इस बाइनोमियल की जिसकी पावर 6 है, इसकी बेटा एक्स पावर 0 वाली टर्म निकालूंगा। सर वो ऑलरेडी हमारे पास है 135। हमें सिर्फ एक्स पावर -3 वाली टर्म निकालनी है, 1/x³ वाली टर्म। तो देखो बेटा, मैं यहां पर जो 6 -3 आर है, आई एम गोइंग टू इक्वेट दिस विथ -3। आर की वैल्यू 1 आ रही है, तो देखो बेटा हम यहां पर आर की जगह 1 डालेंगे। तो 6C1 is going to be 6, 3 power 1 is, sorry, it was 6 plus 3, 9, 9 divided by 3 is 3 है, तो यहां पर 3 होना चाहिए था। ठीक है ना? तो आई एम गोना पुट 3 ओवर हियर। यहां पर भी बेटा मैंने 3 पुट कर दिया, ठीक है, पावर आर था। आई एम गोना फाइंड आउट 6C3, इट इज 20, 3 पावर 3 इज 27, और 3 इज 9, पावर -3 आ गया। तो 20 मतलब है 27, इट इज गोइंग टू बी 540 अपॉन x³। ये हमारे पास टर्म आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, कि फॉर दिस बाइनोमियल 4x³ -5, और इसके दूसरे बाइनोमियल की एक्सपेंशन की वी गॉट टू टर्म्स 135, एंड वी गॉट वन मोर टर्म विच इज 540 अपॉन x³। ऑल्दो वी गॉट मोर टर्म्स, मेरे पास 7 टर्म्स आनी चाहिए थी, लेकिन मैंने सिर्फ 2 टर्म्स निकाली। तो मैंने 4x³ को देखो, अगर मैं
540 अपॉन एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, आई विल हैव टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और -5 को 185 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, आई विल हैव टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो देखो बेटा, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई बाय 450, इट इज गोइंग टू बी 1800, और -5 मल्टीप्लाई बाय 135, 675। तो द आंसर इज 1125, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इनसे जो भी आंसर आएगा उनको ऐड करूंगा मैं। अच्छा, यहां पर मैंने कंसर्न टर्म निकाली है, जो मेरी टर्म्स रिक्वायर्ड थी, मैंने वो टर्म्स निकाली है, और फिर मैंने सिर्फ उन्हीं की मल्टीप्लिकेशन करवाई है जो यहां पर रिक्वायर्ड थी, मैंने टोटल मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाई। जो मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड थी बस मैंने वही टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाया है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द आंसर इज 1125 हियर। ठीक है, और दिस वन इज 2160 minus 675, it is 1485 here. Final answer is 1485. अब देखो, इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दिस सेज द फंक्शन f is defined by function of x 2x plus 1 2x minus 1 where x is less than 2, less than 1/2। अब देखो यहां पर इस फंक्शन की ना डोमेन दी हुई है, तो यहां पर आपने थोड़ा कॉशियस होने के गेम खेलना है, यहां पर कॉशियस होकर काम करना है फंक्शन के चैप्टर में। स्टेट द वैल्यू ऑफ f of -1, कह रहा है f of -1 निकाल के दिखा दो। तो f of -1 मींस यू हैव टू पुट x -1 एवरीवेयर, जहां जहां हमारे पास। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -2, -2 plus 1 is -1, एंड दिस इज -3। तो आंसर इज 1/3 है। आंसर कितना आ रहा है? 1/3। ठीक है, इन नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैव गिवन अस अ डायग्राम, और यहां पर डायग्राम में बेटा, द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ f of x। देखो, -x इज लेस देन 1/2 का ग्राफ दिया हुआ है यहां पर, ये 1/2 यहां पर होगा, उससे लेस देन 1/2 का ग्राफ दिया हुआ है। स्केच द ग्राफ ऑफ f इनवर्स, कह रहा है आपने f इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। आई टोल्ड यू पीपल, जब भी फंक्शन ऑफ x और उसका इनवर्स ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, तो दैट f of x and f inverse बेटा, दे आर ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन, शो एनी रेलिवेंट मिरर लाइन। देखो ये भी लिखा हुआ है, तो इट मींस यू हैव टू शो द मिरर लाइन विच इज ऑलवेज y इक्वल टू x, which is always y is equal to x, right? अब आपने इस मिरर लाइन से रिफ्लेक्शन करनी है। देखो, आपके पास जो मेन पॉइंट्स हैं, जरा उनको हम लोग देख लेते हैं, जो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हैं, इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारा ग्राफ किस तरह का बनना है। देखो, जो यहां पर पॉइंट है, जब ये रिफ्लेक्ट होकर आएगा, थोड़ा बड़ा हो गया, ये जब रिफ्लेक्ट होगा, तो इस लाइन से जब रिफ्लेक्ट होगा ना, तो देखो यहां पर आएगा ये, एंड दिस पॉइंट ओवर हियर, ये जब रिफ्लेक्ट होगा, तो बेटा रिफ्लेक्ट होकर यहां पर आएगा। ठीक है ना, आप बाकी पॉइंट्स को भी इस तरह देख सकते हो, लेकिन मैं एक्सेस के पॉइंट्स देखता हूं, मार्क इसके, अगर आप देखो तो यहां पर बेटा उसने बोला हुआ, डायग्राम शो द एफ ऑफ एक्स, स्केच द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स। तो जब उसने स्केचिंग का बोला हुआ यहां पर, 2 मार्क क्वेश्चन है, तो 2 मार्क के लिए हम 2 पॉइंट्स को देख लेते हैं और स्केचिंग को जरा सा प्लॉट कर देते हैं यहां पर। अब देखो, ये जो लाइन जिसका मैंने रिफ्लेक्शन यहां पर बनाई है, वो वाई एक्सिस के बाद थोड़ा सा यहां पर आगे जा रहा है। तो देखो, मैं यहां पर भी इसको ये ड्रॉ कर रहा हूं, एफ इनवर्स ग्राफ, और इस पॉइंट जो कि यहां की रिफ्लेक्शन है, ये इसके ऊपर जा रहा था, तो मैं यहां से भी इसको थोड़ा सा उसके ऊपर से लेकर जाऊंगा। तो अब आप देखो, यहां पर मैं बिल्कुल उसका रिफ्लेक्टेड ग्राफ बना रहा हूं, तो इस बात का ध्यान रख रहा हूं कि किस तरह छोटा सा पॉइंट है, इसको थोड़ा सा फोकस में रखते हुए काम कर रहा हूं।
देखो ये हमारे पास पूरा ही इसका स्केच बनकर आ गया। रेलेवेंट लाइन भी ड्रॉ कर ली, y इक्वल टू एक्स, इसको लेबल भी कर देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स, जिसके हमारे पास थ्रू रिफ्लेक्शन हो रही होगी। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एफ इनवर्स एंड स्टेट द डोमेन ऑफ द एफ इनवर्स, कह रहे एफ इनवर्स निकाल के दिखा दें। तो 2x प्लस वन अपॉन 2x माइनस वन, y की जगह x लिख दें, x की जगह y लिख दें, y को सब्जेक्ट बनाना है, 2xy माइनस एक्स हो गया, ठीक है ना। अब जितने भी y है उनको साथ में कर लेते हैं, 2xy माइनस 2y, और यहां पर से बेटा मैंने y कॉमन निकालकर सब्जेक्ट बना लिया। तो अब देखो यहां पर जो y सब्जेक्ट बनकर आ रहा है, इस y को हम लोग कहेंगे एफ इनवर्स, ठीक है ना। नीचे से आप 2 कॉमन निकालना चाहें तो निकाल लें, वरना कोई मसले वाली बात नहीं है, ये एफ इनवर्स आ गया, ठीक है ना। अब वो आपसे कह रहा है स्टेट द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। देखो जो डोमेन ऑफ इनवर्स होगी ना, वो बराबर होगी किसके, रेंज ऑफ एफ एक्स के, एफ एक्स के रेंज के बराबर होगी। अगर आप एफ एक्स की रेंज देखते हो विद इन दिस डोमेन, देखो इस डोमेन के अंदर, जिसकी डायग्राम भी देखो इसने ड्रॉ करी हुई है, दिस ब्लैक डायग्राम। तो अगर आप इसकी डोमेन देखते हो एक्स इज लेस देन 1/2 पे जो ग्राफ बना हुआ है, इसकी रेंज बताओ। रेंज होती है वाई की वैल्यू, वाई की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के दरमियान को हम लोग कहते हैं रेंज। अब ये देखो, ये तो आगे चलता जा रहा है ग्राफ, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस ग्राफ को देखूं बेटा, ये देखो यहां पर लेफ्ट साइड ग्राफ है ये पूरा। अब इस सिर्फ y की वैल्यू बतानी है आपने कि y की हमारे पास क्या वैल्यू आ सकती है। ये जो एफ एक्स की y की वैल्यू, एफ एक्स की रेंज निकाल रहा हूं मैं, इसकी y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पर 1/2 पुट करते हो वैल्यू, अगर आप यहां पर 1/2 पुट करते हो वैल्यू, तो यू विल फाइंड आउट कि आपके पास आंसर इन्फिनिटी होगा। अगर मैं यहां पर एक्स की जगह, मैं यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। आप देख रहे हो, यानी ये मुझे पता चल रहा है कि जो x की वैल्यू 1/2 है ना यहां पर, इस पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, ये नीचे जाकर अनडिफाइंड हो रहा है। ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है, इन्फिनिटी हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नीचे जाते आ रहा है, अनडिफाइंड की तरफ होते जा रहा है। अब मैं यहां पर जब इसका ग्राफ की मिनिमम वैल्यू मुझे पता चल गई माइनस इन्फिनिटी है, मैक्सिमम ही कितना जाएगा, मैक्सिमम तो यहां पर जा रहा है, ये देखो ये कितना जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू कितनी होगी। तो देखो या तो आप पहले जीरो वाली पुट करो इसमें, यहां पर जीरो पुट करो, चेक करो आंसर कितना आ रहा है। फिर यहां पर -1 पुट करो, चेक करो आंसर कितना आ रहा है। फिर यहां पर -2 पुट करो, चेक करो आंसर कितना आ रहा है। -3 पुट करो, -4 पुट करो। तो यू विल फाइंड आउट कि इसकी y की वैल्यू अप्रोच कर रही है 1 को। किसको अप्रोच कर रही है, 1 को अप्रोच कर रही है। तो एक तरीका तो आप कैलकुलेटर से यूं कर सकते हो कि आप y की वैल्यूज पुट करके x की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो कि आपकी y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है ना। आप वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हो। लेकिन बेटा आपने ये काम कैलकुलेटर से करना है, तभी ये थोड़ा जल्दी होगा, इसको आपने लिखना नहीं है हर दफा। देखो अगर मैं x की जगह वैल्यू पुट करता हूं 0, सो आई एम गेटिंग y वैल्यू -1। x की जगह मैं -1 पुट करता हूं, सो आई एम गेटिंग y वैल्यू एज 0.33। अगर मैं x की जगह -2 पुट करता हूं, तो आई एम गेटिंग द y वैल्यू एज 0.6। अगर मैं x की जगह -3 पुट करता हूं, तो y की वैल्यू बेटा हमारे पास आ रही है 5/7 विच इज 0.71। अगर मैं x की जगह -4 पुट कर रहा हूं, तो बेटा मेरे पास आ रही है 7/9।
इज 0.777। अगर आप x की वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू नेगेटिव में पुट कर लेते हो, क्योंकि देखो ग्राफ लेफ्ट साइड जा रहा है, ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है f(x) का, ये लेफ्ट साइड जा रहा है। तो देखो बेटा, आपके पास जो यहां पर -100 पुट कर लिया मैंने, तो आपकी वैल्यू अप्रोच कर रही है 0.999। तो देखो मैं ग्राफ से ही निकाल रहा हूं 0.99, यानी मुझे ये समझ में आ गया तो इसकी y की वैल्यू विल बी लेस देन इक्वल टू 1 होगी। क्या आ रही है हमारे पास? लेस देन इक्वल टू 1, 0.99 आ रही है। फिर उससे सारी वैल्यूज नीचे ही है, देखो उसको। और कहां तक जा रही है? इन्फिनिटी तक जा रही है। तो बेटा ये जो इनवर्स वाला फंक्शन है, ये जो इनवर्स वाला फंक्शन है, जो इसकी रेंज है वो इनवर्स की डोमेन हो जाएगी, विच इज गोइंग टू बी एक्स इज लेस देन 1। तो इसकी डोमेन आ रही है, उसकी रेंज आ रही थी y इज लेस देन 1। ये देखो, ये y की वैल्यू इधर मैक्सिमम 1 तक जा सकता है, या उसे 1 भी नहीं जाएगा, उससे नीचे रहेगा। और बेटा ये इनवर्स की वैल्यू देखो, आप देखो ये x की वैल्यू 1 तक जा रही है, 1 भी नहीं जाएगी बल्कि उससे लेस देन पे रहेगी। तो हमारे पास इनवर्स की डोमेन आ जाएगी x इज लेस देन 1। तो वो जो आपसे बोल रहा है कि इनवर्स की डोमेन निकाल के दिखा दो विच इज x इज लेस देन 1, तो ये काम आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी करके देख सकते हो कि आपके पास क्या नेचर चल रही है यहां पर। नेचर क्या है हमारे पास? अगर आपको नेचर समझ में आ जाती है तो बस आपने वही काम करना है जो यहां पर आप कर रहे थे। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है द फंक्शन g इज डिफाइंड बाय 3x+2, सॉल्व द इक्वेशन f ऑफ x। g ऑफ f हमारे पास 1/4 है। तो देखो बेटा, आपके पास f ऑफ x इज ऑलरेडी दैट वी नो, पर g ऑफ f पहले हम निकाल लेते हैं। व्हाट इज g ऑफ f? g वाले फंक्शन में f वाला फंक्शन इनपुट दे दो। तो f वाला फंक्शन बेटा हमारे पास क्या है? 2x+1 अपॉन 2x-1, राइट। तो आप यहां पर अगर x की जगह 1/4 पुट कर लोगे तो g ऑफ f 1/4 आ जाएगा। आप देखो यहां पर जाएगा 3 1/2+1, और ये 1/2 - 1, 1/2+1 इज 3/2, और 1/2 - 1 इज -1/2। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, एट दी एंड बेटा ये कितना आ रहा है? 3 मल्टीप्लाई बाय -3 हो जाएगा, ये +2। 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -9 +2 -7 हो गया। ये g ऑफ f 1/4 आ गया। अब ये मैंने क्यों फाइंड आउट करा? ताकि बेटा मैं f ऑफ x, जो यहां पर कंडीशन गिवन है विच इज 2x+1 अपॉन 2x-1 इज इक्वल टू -7 से मैंने इक्वेट कर दिया इसको। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा, -14 + 7 हो गया, ये 16x 6 हो गया। x की वैल्यू बेटा 16 डिवाइड बाय 6 आ जाएगी। तो 16 डिवाइड बाय 16, यहां पर 2 3 जा 2 8 जा, x की वैल्यू बेटा हमारे पास 3/8 आ गई। ये हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन दिस क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है सर्कुलर मेजरमेंट से रिलेटेड है। और यहां पर बेटा उसने बोला हुआ है द डायग्राम शोज अ मेटल प्लेट consisting of sectors of two circles, each with center O. The radii of the sector AOB and EOF are centimeter, and radius of the sector is COD is 2 r centimeter.
It is given that the perimeter of the plate is 14 centimeter and the area of the plate is 10 centimeter square. Given that r is greater than 3/2 and theta is less than 3/4. Find a value of r and theta. कह रहा है आप r और थीटा की वैल्यू मालूम करके दिखा दें. ऑब्वियसली आर और थीटा दो अननोन वेरिएबल हैं, तो दो अननोन वेरिएबल के लिए आपको दो इक्वेशन का होना बहुत जरूरी है. तो एक इक्वेशन हम पेरीमीटर से निकालेंगे और एक बेटा हम किससे निकालेंगे, एरिया से निकालेंगे. अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो मैं यहीं पर थोड़ा सा सॉल्विंग आपको दिखा देता हूं. देखो पेरीमीटर में हमारे पास ये आर आ जाएगा, ये आर आ जाएगा, ठीक है ना. अच्छा, ये पूरा 2r है और ये r है. तो देखो ये हमारे पास जो आएगा रेडियस, ये जो लेंथ आएगी ये भी r होगी और ये जो लेंथ आएगी बेटा ये भी r होगी. ये आर लेने देगी, एस कल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला है. आर की जगह 2r, थीटा की जगह बेटा 2 थीटा यहां पर मैंने लिख दिया, 4r थीटा हो गया. ये एस कल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला है हमारे पास. रेडियस की जगह आर और थीटा की जगह थीटा लिख दिया. सेम मेरे पास बेटा ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, एस कल टू आर थीटा. रेडियस की जगह आर और थीटा की जगह थीटा लिख दूंगा. तो पेरीमीटर में बेटा मेरे पास अगर आ जाएगा तो मैं लिखूंगा आर प्लस आर थीटा प्लस 4r थीटा प्लस, बीच में एक आर मैंने मिस कर दिया, प्लस आर थीटा प्लस आर इज इक्वल टू 14. सारे को बेटा मैंने ऐड कर दिया. अगेन ये हमारे पास आर प्लस आर ये जगह 3r बल्कि 4r हो जाएगा, ठीक है ना. आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर 4r, आर थीटा प्लस 4r थीटा प्लस आर थीटा ये जगह 6r थीटा. तो बेटा आपने यहां पर सिंप्लीफाई कर लिया, 2 कॉमन ले लिया. अगेन आप 2r भी कॉमन ले सकते हो. यू गॉट 2 प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 14. ये इक्वेशन तो आपके पास पहले आ गई, आप यहाँ पर आर को भी सब्जेक्ट बना सकते हो. बट मैं जरा सा देखता हूँ अभी हमारे पास आगे क्या इक्वेशन बनती है. दूसरा हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द प्लेट है. इसके अंदर इसका एरिया आ जाएगा आर स्क्वायर थीटा बाई 2 फॉर्मूला है. तो आर की जगह 2r स्क्वायर, थीटा की जगह 2 थीटा बॉन्ड 2. तो इसका आ जाएगा बेटा 4r स्क्वायर मतलब है 2, 2 से 2 कैंसिल तो हो गया. तो 4r स्क्वायर थीटा इसका एरिया आ गया. इसका एरिया आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसका एरिया आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर थीटा बाई 2. इन सारे एरियाज को आप ऐड कर लें. 4r स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 के बराबर है. आर स्क्वायर थीटा बाई 2, आर स्क्वायर थीटा बाई 2 था ये. तो जब इनको ऐड करेंगे ना तो हमारे पास बेटा ये हो जाएगा 5r स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10. आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 गया हमारे पास यहां पर. अब देखो यहां पर अगेन अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है आपने, ठीक है ना. मैं यहां से कहीं से भी आपने जिसको सब्जेक्ट बनाना है वो आप सब्जेक्ट बना सकते हैं बहुत इजीली. बस लेकिन ये है साइमल्टेनियस सॉल्विंग इक्वेशन. तो मैं इस वाली इक्वेशन से ही आर को सब्जेक्ट बना लेता हूं, 7/2 प्लस सी थीटा. या वर्किंग के लिए ज्यादा आसान तो ये होगा, इट्स बेटर कि आप इसको सब्जेक्ट बना लें, ज्यादा बेटर है आपके लिए. और फिर बेटा आप इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें. हमारे पास स्पेस मौजूद है, आर इंटू
ये हमने 3 टू द 6 कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लें। 2r² + 6 अपॉन r² = 7 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम आर को अभी कैंसिल नहीं करते, क्योंकि आर वेरिएबल है, इसको कैंसिल नहीं करते। 2r³ हो गया, 6r, 7r² हो गया। 2r³ -7r² + 6r, आई एम गोना टेक r कॉमन, और यहां से बेटा मेरे पास 2r² -7r - 6 = 0 हो गया। तो आइदर r = 0, विच इज रिजेक्टेड। r इज, उसने क्या बोला हुआ है, r की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, >3/2, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगी हमारे पास। फिर हमारे पास देखो उसने बोला हुआ है 2r² -7r - 6 = 0। यहां से बेटा आप r की वैल्यू निकाल लें, मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लें, फैक्टराइजेशन कर लें, वट एवर यू फील कंफर्टेबल, आप वो काम कर यहां से r की वैल्यू निकाल लें। यहां से बेटा r की वैल्यू आ रही है, अच्छा इट वॉज +6, तो इसको सिंप्लीफाई करें, r की 2 आ रही है और एक r की वैल्यू आ रही है 3/2। तो यहां से भी देखो इसने बोला हुआ है सिंस r इज ग्रेटर देन 3/2, you will only accept r value as 2 एज योर आंसर। अलग से करके लिखना है, r की वैल्यू 2 हमारा आंसर है, इसको अलग से करके आपने लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय एक्सप्रेसिंग -2x² + 8x + 11 इन द फॉर्म ऑफ computing square form where a b c are positive integers, find the coordinates of the vertex of the graph। तो वर्टेक्स हमारे पास h, k की वैल्यू होती है, जो यहाँ पर b और c को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पर बेटा इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में करते हैं, -2 एट कॉमन, ताकि कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1। कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड बाय 2 करें, 2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें। अब ये -2 मतलब x -2 का होल स्क्वायर, you'll get -2 मतलब -4 + 8 + 11, ये 19 हो गया यहाँ पर। तो आप देखो बेटा यहाँ पर uh, जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, वो a × x - h होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस के। तो ऑन कंपैरिजन h की वैल्यू 2 आ रही है, k की वैल्यू 19 आ रही है, तो योर टर्निंग पॉइंट वर्टेक्स पॉइंट इज 2,19। ठीक है, अच्छा पिछले क्वेश्चन में आई फॉरगॉट द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा हियर। थीटा की वैल्यू जो यहाँ पर आ रही है बेटा, जब मैंने आर के लिए 2 पुट करी, दैट इज 1/2, विच इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि थीटा उसने बोला हुआ है आपके पास क्या होना चाहिए, <3/4। 3/4 होता है 0. ये थीटा की वैल्यू आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हमने ये वाला क्वेश्चन टाइम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट, ये इन पार्ट बी सेज द डायग्राम शोज द कर्व विद द इक्वेशन एंड द लाइन y इक्वल्स टू 8x+9, फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन। देखो अगर मुझे एरिया ऑफ द शेड रीजन निकालना है, दैट इज बिलो द कर्व बट अबव द लाइन, तो मुझे ये पॉइंट चाहिए, इनके एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए यहाँ पर। और इनके एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फर्स्ट आई नीड टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस हियर। मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। जब मैं सॉल्व करूंगा तो बेटा मेरे पास ऑटोमेटिकली एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। जैसे अगर मैं इन दोनों को आपस में सॉल्व करता हूं, तो -2x² + 8x + 11 इज इक्वल टू 8x + 9 हो गया। तो ये 8x से 8x कैंसिल हो गया, आपके पास 11 - 9,
एक्स की वैल्यू बेटा यहां से प्लस माइनस बना रही है। तो ये क्यों चाहिए सर आपको? वो इसलिए चाहिए क्योंकि बेटा मैं जब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालूंगा तो उसमें से कर्व माइनस लाइन करूंगा। कर्व की अंडर द एरिया में से बेटा लाइन का एरिया अंडर द कर्व माइनस कर दूंगा। तो दोनों की लिमिट्स क्या है? 1 और -1 है, सेम लिमिट्स है, तो दोनों को एक साथ में सॉल्व कर सकता हूं। तो कर्व की इंटीग्रेशन करूंगा। कर्व क्या है हमारे पास? -2x² 8x + 9। 1 और -1 की लिमिट पुट कर दूंगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकल कर आ जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैंने पुट कर दी। -2x² + 8x + 11 -8x -9 हो गया ये। सिंप्लीफाई कर लें इसको पहले, फिर इंटीग्रेट कर लीगा। ऑलरेडी यहां पर 8x -8x कैंसिल हो गया। -2x² और 11 - 9 = 2। तो अगर अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो डायरेक्टली एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकल कर आ जाएगा। ऐड 1 द पावर डिवाइड बाय द पावर +2x + c। ये लिमिट 1 और -1 मैंने पुट कर दी। लिमिट पुट करेंगे तो ऑब्वियसली x हमारे पास c हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। x की जगह 1 पुट कर लें, प्लस c माइनस c वैसे ही कैंसिल हो जाना है। -1 का क्यों? -1 -2 मतलब -2/3 प्लस c माइनस c कैंसिल। तो -2/3 -2/3 -4/3 +4। द आंसर इज 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकल आ गया। ASR से मुराद एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल x² + y² px + 2y = q0 where p and q are constant expressed in the form of x minus a का whole square plus y minus b का whole square equal to r square, where a is to be given in the form of p and r square is to be given in the form of p and q। देखो आपने यहां पर इस क्वेश्चन को जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो ए और बी है सेंटर ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आर इज अ रेडियस। कह रहे हैं आपने ए को इन टर्म्स ऑफ पी एक्सप्रेस करना है और आर को आर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू एक्सप्रेस करना है। देखो इस फॉर्म को अगर मैं कंपेयर करता हूं किससे? x² + y² + 2fx + 2gy + equal to 0 से। तो यू गाइस नो दिस कि यहां पर नेगेटिव ऑफ f और नेगेटिव ऑफ g यहां पर सेंटर ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो 2f बराबर हो जाएगा p के। तो f की वैल्यू p/2 और सेंटर हो जाएगा -p/2, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। 2g बराबर हो जाएगा 2 के, g की वैल्यू 1 आ रही है और सेंटर का y कोऑर्डिनेट -1 हो जाएगा। इस तरह r की वैल्यू √g² f² प्लस g² - c हो जाएगी। तो r की वैल्यू f का स्क्वायर p² / 4 g का स्क्वायर 1 हो गया और -c
सी की वैल्यू को कंपेयर करो तो प्लस क्यू के बराबर है, तो सी की वैल्यू माइनस क्यू हो गई, रूट हो गया है। तो ये तो आपके पास ए कॉमा बी की वैल्यू आ गई सेंटर ऑफ द सर्कल की। सेंटर को हम लोग ए कॉमा बी भी कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। और रेडियस आ गया आपके पास पी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस क्यू। तो इस सारी वर्किंग को अगर मैं यहां पर, तो मैंने शो कर दिया आपको यहां पर, इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो x माइनस ए इस ए की वैल्यू माइनस पी बाई टू है, तो ये देगा x प्लस पी बाई टू होल स्क्वायर। बी की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है सर, बी की वैल्यू माइनस वन है, तो y प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। और आर स्क्वायर की वैल्यू बेटा, क्योंकि आर की वैल्यू पी स्क्वायर अपॉन फोर है, अंडर रूट में सारा, तो पी स्क्वायर अपॉन फोर माइनस क्यू प्लस वन, ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये हमने पूरा इसमें एक्सप्रेस कर दिया। तो वापस में थोड़ा सा, तो हमने अपनी पूरी एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू एक्सप्रेस कर दिया। जो उसने बोला होता सेंटर को आपने ए और बी को पी और क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वो भी मैंने कर दिया। और आर स्क्वायर को भी इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके दे दिया। कह रहा था इक्वेशन ऑन द लाइन विद इक्वेशन x plus 2y equals 10 is tangent to the circle at 4, 3. Find the equation of the normal to the circle at point A. देखो नॉर्मल और जो टेंजेंट होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है ना, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 10। टू वाई बदलेगा माइनस एक्स प्लस 10 के, और y देगा वन माइनस वन बाई टू एक्स प्लस 5 के। टू दोनों से डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड पे जाकर। तो यहां पर टेंजेंट का ग्रेडियंट कितना हो गया, माइनस वन बाई टू। ये टेंजेंट का ग्रेडियंट है। नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या आएगा सर, नॉर्मल ग्रेडियंट होगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, व्हिच इज गोइंग टू बी टू, नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। नॉर्मल का बेटा पॉइंट हमें पता है y माइनस वाई वन, तो वाई वन इज गोइंग टू बी 3। नॉर्मल की इक्वेशन निकालना एट पॉइंट ए। तो ग्रेडियंट हमारे पास शो हो गया x माइनस एक्स वन विच इज 4। तो y माइनस थ्री इज इक्वल टू 2x, टू फोर जा 8। ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। कह रहे हो जो आपने ऊपर पी एंड क्यू यहां पर थे ना हमारे पास सर्कल की इक्वेशन में, कह रहे ये पी और क्यू निकाल के दिखा दें। अब देखो ये जो पी और क्यू है वो हमारे पास सर्कल के सेंटर में आ रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। दूसरा, यानी आपने पी और क्यू निकालने के वेज तलाश करने की, क्या क्या किन तरीकों से मैं पी और क्यू निकाल सकता हूं। तो यहां पर ये जो पी और क्यू है वो सर्कल के सेंटर में भी आ रहे हैं। सर्कल के सेंटर में पी आ रहा है, और रेडियस आर स्क्वायर की वैल्यू में पी और क्यू दोनों आ रहे हैं। तो आपने इन्हीं की मदद से कोई ना कोई वर्किंग करनी है और आंसर निकालना है। अब देखो बेटा, ये प्रॉपर्टी है कि सर्कल में जैसे ए पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है लेट से, तो जो नॉर्मल है ना ए पॉइंट पर, वो बेटा आपके पास सर्कल के सेंटर से पास कर रहा होगा, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल के दरमियान 90 डिग्री एंगल बनता है। तो टेंजेंट और रेडियस के दरमियान भी क्या होता है, 90 डिग्री एंगल। दिस इज द प्रॉपर्टी, राइट। तो
अगर मैं इस नॉर्मल की इक्वेशन जो कि y इक्वल टू 2x-5 है, ये पास कर रही होगी सेंटर ऑफ द सर्कल से। सेंटर ऑफ द सर्कल का बेटा मुझे x और y पता है, -v/2 -1। तो y की जगह -1, x की जगह -v/2 रख दें। 2 से 2 कैंसिल। p की वैल्यू -4 निकल कर आ जाएगी। अब देखो सर्कल का सेंटर मुझे पता चल जाएगा। तो सेंटर है -4 डिवाइड बाई 2 -p डिवाइड बाई 2। तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 2,1 इज द सेंटर। अब सेंटर से लेकर ए पॉइंट तक का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द रेडियस। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो सेंटर हो गया 2,-1 और ए पॉइंट है बेटा हमारे पास 4,3, राइट। सर्कल के किसी भी पॉइंट से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -1 -3 का होल स्क्वायर। सो योर रेडियस विल बी -2 का स्क्वायर, योर रेडियस विल बी -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस ये √20 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 20 आ गई। आपने आर स्क्वायर क्यों निकाला? क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, p² / 4 -q+1। I'm going to equate these two values. p की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, -4 -4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइड बाय 4 इज 4। तो यहां से बेटा हमारे पास q की वैल्यू आ रही है -15। We got the value of q which is -15 here. ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। It says the equation of the curve y equals to half k square x square minus 2x plus 2 and the equation of the line y equals to kx plus c where k and p are constant 0 till 1. It is given that one of the point of intersection of the curve and the line has the coordinate 5/2, 1/2. Find the values of the k and p and find the coordinate of the other point of intersection. तो देखो बेटा ये लाइन और कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब लाइन और कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहां पर वो आपसे कह रहे हैं इट इज गिवन दैट वन पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व इज एंड द लाइन इज 5/2, 1/2। तो अगर एक पॉइंट इंटरसेक्शन 5/2, 1/2 है तो मैं, अगर मुझसे कह रहा है के और पी के निकालो, तो यहां पर डेटा जो कर्व की क्वेश्चन है 1/2 k² x² -2kx+2, इसमें y की जगह मैं 1/2 पुट कर लेता हूं क्योंकि कर्व का भी तो पॉइंट होगा ना, और x की जगह 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहां पर।
25/4 मतलब है 1/2, 5/2 25/4 हो जाएगा, मतलब है 1/2। ठीक है ना, यहां से बेटा अब आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, टू को क्रॉस में लेकर आ दें, ये 25/k² अपॉन 4 हो जाएगा, -10k हो जाएगा टू द 4। और आप फिर इधर एलसीएम लेना चाहें एलसीएम ले लें, और यहां पर बेटा आपके पास 25k² -10k + 4 16। नाउ यू आर गोइंग टू multiply this 4 on the left hand side, become plus 24 plus 4 square plus 4 देगा left hand side पर, then 25k² -10k + 16, 4 on the left hand right hand side become 25k² plus 10k, 16 minus 4 is 12. Just solve this equation by using quadratic formula or by middle term breaking. तो बेटा आपके पास आंसर यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा, एलसीएम लेने के बाद जो ना ये 40 बन रहा था, ये दिस वाज 40। तो आप इसकी k की वैल्यू 6/5 आ रही है एंड 2/5 आ रही है। k की वैल्यू बिटवीन 0 and 1 है, तो वी विल ओनली एक्सेप्ट k की वैल्यू एज 2/5 एज आवर आंसर। ठीक है ना। फिर हमें p भी तो मालूम करना है, तो y इक्वल टू kx प्लस p है, दैट इज योर लाइन इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन में बेटा अब मैं अगेन वही पॉइंट पुट करूंगा, 5/2 एंड 1/2, 1/2 y की जगह, 5/2 x की जगह, और k की जगह 2/5, जो हमने पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं। तो यहां से बेटा आपके पास ये कैंसिल होकर 1 बच जाएगा, 1/2 -1, p की वैल्यू बेटा -1/2 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, p की वैल्यू में कोई लिमिटेशन नहीं थी, इसलिए उसको एज इट इज रहने दिया। फाइंड अकॉर्डिंग ऑफ द अदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कह रहा है दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के दिखा दें। अब देखो, जब आपने दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो ऑब्वियसली आप इन दोनों लाइनों की इक्वेशन को आपस में इक्वेट करोगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे ना। ये कर्व की इक्वेशन और के एक्स प्लस पी, ये लाइन की इक्वेशन, दोनों को आपस में इक्वेट कर रहे हो। अगर आप यहां पर के की जगह 2/5 और पी की जगह -1/2 पुट कर लेते हैं, तो 2/5 का स्क्वायर 2/25 x² हो जाएगा, ये 4/5 x हो जाएगा, +2 इज इक्वल्स टू 2/5 x -1/2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर ले, 2x² 20x 50 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर 25, और यहाँ पर बेटा हमारे पास 4x -5/10 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा, और ये हो जाएगा 4x² -40x, 2 5 ज़ा 50, 5 4 ज़ा 20x, 5 5 ज़ा 25, 4x² -30x, 100 + 25 125 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें या मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लें, तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा 40, और ये -60 हो जाएगा यहाँ पर। तो एक एक्स की वैल्यू आ रही है 25/2, और एक आ रही है 5/2। तो 25/2 तो ऑलरेडी हमने देख लिया है, 25/2 हमारे पास एक एक्स की वैल्यू ये एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग, और वाई हमें निकालना है। तो लाइन की इक्वेशन है y = 2/5 kx प्लस p है ना।
इसी में बेटा मैं यहां पर 25/2 पुट कर देता हूं। तो यहां से बेटा 2 2 से कैंसिल, 5 5 माइनस 1/2, 5 माइनस 0.5। तो ये हो जाएगा 9/2। तो बेटा आपके पास y कोऑर्डिनेट आ गया 9/2। तो एक अदर एंड पॉइंट बोला हुआ था, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला हुआ था, वो आ गया हमारे पास 25/2 एंड 9/2। It is given that instead the line and curve do not intersect. Find the set of possible values of p. कह रहे कर्व और लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन है जिसमें मैंने k और x दोनों पुट कर लिया था। k और p के लिए दोनों पुट कर ली थी। अब यहां पर p की जगह p ही रहने देता हूं मैं। k तो सेम ही है हमारे पास। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p पूछ रहा है। तो ये हमने, जब भी हमें नेचर ऑफ द रूट्स दी जाएगी तो बेटा मैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा। 2/25x² -4/5x -2/5x +2 माइनस p इक्वल टू 0। यहां पर एलसीएम हो जाएगा -6x/5 +2 माइनस p इक्वल टू 0। अब चाहो तो पहले से सिंप्लीफाई कर लो, ज्यादा बेटर है। ट्वेंटी फाइव आपका एलसीएम आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बेटा आपके पास, और डिस्क्रिमिनेंट यहां पर क्या होगा, लेस देन 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² -4ac लेस देन 0। और तो मैंने स्पेस थोड़ी ज्यादा यूज कर ली है। तो b की वैल्यू 30 आ गई, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 50 -25p लेस देन 0 रख देंगे आप। जब आप ये लेस देन 0 रखोगे तो बेटा आपके पास यहां पर ये जगह 900, 4 2 8, 8 मतलब 5, 400 हो जाएगा ये हमारे पास। और 8 मतलब 25। तो 25 × 8 इज गोइंग टू बी 200p हो गया लेस देन 0। तो 900 -400 इज 500। ठीक है ना। तो 200p इज लेस देन -500 हो जाएगा राइट हैंड साइड पे अगर -500 हो जाएगा। और 0 से 0 कैंसिल, p इज लेस देन -5/2 आंसर निकल कर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। इट सेज द फंक्शन f with domain x is greater than 0 with such that f dash is given, and it is given that the curve with the equation y equal to fx passes through the point 1 comma 0. Find the equation of the normal to the curve at 1 comma 0। देखो f dash x जो है ना वो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 1 comma 0 पे मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालो, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करो, नॉर्मल का ग्रेडियंट आ जाएगा। एफ डैश एक्स इज अ ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल टेंजेंट। तो आपने एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, 2 1 2 -3 -1 की पावर -3, 2 2 -3 -1 हो गया। -1 की पावर 1/3 इस -1 जगह -8 -10 -18 हमारे पास टेंजेंट का ग्रेडियंट आ गया। नॉर्मल का ग्रेडियंट कितना होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी 1/18 हो जाएगा। तो y -y1
y1 की वैल्यू 0, क्योंकि हमें ये पॉइंट पुट करना है। m बेटा हो जाएगा 1/18 नॉर्मल के लिए x माइनस x1। बस को सिंप्लीफाई कर लो, यू गेट द आंसर y इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो कर लो इस तरह रहने दो, वरना तो कोई, आप 18 एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लो मजीद, दैट इज ऑल्सो फाइन, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होती। कह रहा फाइंड एफ एक्स मालूम करना है। अब देखो आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, एफ डैश एक्स गिवन है ना, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो बेटा मेरे पास एफ एक्स निकल कर आ जाएगा। तो मैं इंटीग्रेट कैसे करूंगा, बोथ साइड इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन साइन, एफ एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स हो जाएगा, एफ डैश एक्स का, यहां पर लीनियर फंक्शन है विद पावर 1/3, एड 1 इन दी पावर डिवाइड बाय दी पावर, डिफरेंशियल ऑफ द बेस। अब ये देखो एड 1 दी पावर डिवाइड बाय दी पावर डिवाइड बाय, ये प्लस सी हो गया, 2x माइनस सी 1/3 प्लस 1। अब यहां पर देखो ये 4 2 8 होता है, कैंसिल हो गया, 1 बच गया यहां पर, ये भी 8 कैंसिल हो गया, रेसिप्रोकल होने के बाद ये 3 बच जाएगा। यहां पर ये भी कैंसिल हो रहा है, 5 1 5 2 10, रेसिप्रोकल होने के बाद बेटा ये हो जाएगा 6x की पावर 5/3 प्लस सी। सिंस ये कर्व का पॉइंट है 1,0, इसकी मदद से मैं सी निकालूंगा, ये होती है y की वैल्यू एफ एक्स। -1 की पावर 4/3, 2 1 2, और -1, और इसकी पावर 4/3 है, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 6, सी की वैल्यू 3 आ रही है। तो आप यहां पर बेटा कर्व की इक्वेशन को अपडेट कर दोगे, यहां पर एफ एक्स या वाई लिख दो, या हमारे पास कर्व की इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा बेटा, तो इस सवाल में आपसे कह रहा है इट इज गिवन दैट द इक्वेशन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 125x² माइनस 128x प्लस 192 इक्वल टू 0। डिटरमाइन मेकिंग योर रीजन क्लियर वेदर एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन और नाइदर। देखो बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का ताल्लुक यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव से होता है, लेकिन यहां पर इन्होंने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर कर हमें एक हिंट देने की कोशिश करी है। और वो हिंट क्या है, देखो आपको पता है जब फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करते हैं, इट विल ऑलवेज गिव यू अ टर्निंग पॉइंट। जब भी आप फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हो तो उससे हमारे पास क्या आता है, जो x की वैल्यू आती है दैट इज योर टर्निंग पॉइंट। और टर्निंग पॉइंट की खास बात क्या है कि हम लोग ने ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में पढ़ा होगा कि देखो बेटा, टर्निंग पॉइंट की खास बात ये है कि लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे अगर ये कर्व है, या कोई और दूसरा कर्व ले लेते हैं, ये कर्व देख लें आप, देखो आप टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे देखो, यहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग है लेफ्ट पर, और राइट पर इंक्रीजिंग हो गया। देख रहे हो ना, यहां पर फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, और यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। सिमिलरली अगर यहां पर आप देखो तो
फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन टर्निंग पॉइंट के राइट साइड पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। यानी यहां पर इंक्रीजिंग है तो यहां पर क्या है, डिक्रीजिंग। फिर वापस से देखो इंक्रीजिंग हो रहा है। तो आपने एक बात ऑब्जर्व करी कि टर्निंग पॉइंट एक ऐसी ऐसी जगह है जहां पर बेटा आपका फंक्शन अगर इंक्रीज हो रहा था तो डिक्रीज हो जाएगा उसके बाद, और अगर डिक्रीज हो रहा था तो इंक्रीज हो जाएगा। तो मैंने यहां पर यह देखा कि इन्होंने हमें खास तौर पर हमें एफ डैश एक्स जीरो क्यों दिया, क्यों ये बोला कि भाई मैंने अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रख सकता हूं मैं यहां पर, और यहां पर 125x² यानी यहां पर ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव कहेंगे, इसको इन्होंने इक्वल टू जीरो रखा हुआ है। तो मैंने जब इसको इक्वल टू जीरो रखा हुआ है तो इससे मेरे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी माय टर्निंग पॉइंट, मेरे एक्चुअल फंक्शन का टर्निंग पॉइंट आएगा। लेकिन जब मैंने वो निकालने की कोशिश करी तो वो नहीं आया, क्योंकि मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है। अगर मैं यहां पर डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं तो आई कैन सी, इवन कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर कोशिश कर लें आपकी एक्स की वैल्यू निकल कर नहीं आएगी। तो यहां पर बेटा मैंने ये देखा कि मेरे पास टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा, मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं यहां पर निकालने की कोशिश करूं तो इट विल बी -128 का होल स्क्वायर -4 इंटू 125 इंटू 192, ये आ रहा है -79616। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर एक्स की वैल्यू मालूम करो, आपकी एक्स की वैल्यू निकल कर नहीं आएगी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट देखो यहां पर लेस देन जीरो आ रहा है। तो यहां पर नो रियल रूट्स, यहां से एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, विच मीन्स नो टर्निंग पॉइंट। विच मीन्स नो टर्निंग पॉइंट। और अगर टर्निंग पॉइंट नहीं है तो फंक्शन इंक्रीज से डिक्रीज नहीं होगा और डिक्रीज से इंक्रीज नहीं होगा, अगर टर्निंग पॉइंट नहीं है तो मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में ये देखा कि फर्स्ट पार्ट में एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पर ये पॉइंट था 1,0, और हमने फर्स्ट पार्ट में अगर आप गौर से देखो तो मैंने फर्स्ट पार्ट में एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो रखकर एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली थी। यानी मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव पर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो पे निकाली थी, विच वॉज -18। फर्स्ट पार्ट में हमने एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली -18 एट 1,0, विच वॉज एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आपके पास बेटा लेस देन जीरो आता है तो इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, और देर इज नो टर्निंग पॉइंट, एंड सिंस there is no turning point, therefore function will remain decreasing throughout the whole journey or throughout the whole experience, throughout this domain over here। क्योंकि मैंने इसी डोमेन पर यानी एक्स की वैल्यू 1 पर फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था और नेगेटिव आ रहा था, और नेगेटिव आने का मतलब है फंक्शन डिक्रीजिंग है, और क्योंकि कोई टर्निंग पॉइंट आ नहीं रहा, इक्वल टू जीरो पर कोई वैल्यू आ ही नहीं रही, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो करने पर कोई टर्निंग पॉइंट आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा ही नहीं कभी, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग ही रहेगा। तो हम कहेंगे ये फंक्शन हमारे पास क्या है, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है जी, तो दैट्स इट फॉर द पेपर।